स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका ब्रीफ हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंडीशन बहुत वर्स्ट थी। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल के क्या कंडीशन थी। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी से हम शुरू करते हैं इसको। सो on the eve of independence, Indian agricultural sector revealed the following characters. पहला, low production and productivity. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम टोटल कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है उसकी बात करते हैं तो दैट इज प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ लैंड, एक हेक्टर लैंड में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. So production refers to the total output while productivity refers to the output per hectare of land. एक हेक्टर लैंड में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी. नाउ इंडिया में प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ वेर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट इज इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा प्रोडक्शन भी बहुत कम था एंड हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी. सो यहाँ पे वी आर गिवन अ टेबल. तो टेबल में आप प्रोडक्शन, पहले कॉलम में हमें प्रोडक्टिविटी दिया है एंड सेकंड में प्रोडक्शन दिया है. सो विल सी वीट. 1947 में वीट का पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी वाज ओनली 660 kg एंड 2016-17 में इट इज़ 3216, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. देन राइस के लिए प्रोडक्शन कितना था? 665 kg एंड नाउ इट इज़ 2550 kg. दैट इज़ 4 टाइम्स अराउंड इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है. इफ वी सी अबाउट द प्रोडक्शन तो लाख टन्स में दिया हुआ है. वीट इन 1947 वॉज ओनली 64 lakh tons, while in 1617 it is 984 lakh tons. देखो आप डिफरेंस देख सकते हो, 64 एंड 984, कितने टाइम्स ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. फॉर राइस इट वॉज 220 lakh tons एंड नाउ इट इज 1102 lakh tons. सो यू कैन सी कि अभी हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है. नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी सेम है, दैट इतना टाइम्स इंक्रीज हुआ है. दे हैव जस्ट टोल्ड यू दैट के वीट 4.9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, वेर एज राइस 3.8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वीट हैज़ इंक्रीज टू 15.4 टाइम्स एंड राइस नियरली 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. सो वी कैन से कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो था. सेकेंड, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. वी ऑल नो कि एग्रीकल्चर में है ना बारिश, दैट इज़ रेन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. दैट इज़ अगर रेनफॉल बराबर हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, नहीं हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा. दैट मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो अनसर्टन है बिकॉज ऑफ द रेन. हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. Agriculture showed a high degree of uncertainty because it was excessively dependent upon rainfall. Good rainfall implied good output, while poor rainfall implied poor output. No efforts was made under the British rule to develop permanent means of irrigation. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि रेनफॉल के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे एंड रेनफॉल इज़ अनसर्टन. रेनफॉल अगर अनसर्टन है तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्रोडक्शन भी अनसर्टन होगा. सो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया था टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज़. गेटिंग. सो ये हमें शो करता है कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर जो था वो रेन पर डिपेंड करता था एंड रेन वॉज नॉट सर्टन. और रेन सर्टन नहीं था तो एग्रीकल्चर भी सर्टन नहीं था. एंड ब्रिटिशर्स दे वर गवर्निंग आवर कंट्री, लेकिन उन्होंने भी कोई स्टेप नहीं लिया टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अच्छा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब फार्मर अपनी खुद के नीड्स के लिए ही प्रोडक्शन करता है, दैट इज़ ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट. तो अगर आप अपने खुद के नीड्स के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे. सो यहाँ पे कम क्वांटिटी मतलब लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का एक रीज़न ये भी था दैट
farmers were not producing for the market, they were just producing for their own consumption. Farming was mostly taken as a means of subsistence. Subsistence farming is a form of farming in which crops are produced to provide for the basic needs of the family. हम उतना, दैट इज फार्मर्स उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनके फैमिली नीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करते थे. There was little surplus left for the sale in the market, implying a lack of commercial outlook. Accordingly, backwardness prevailed and poverty dominated. वो लोग कभी भी मार्केट के लिए सोचते ही नहीं थे, एंड ड्यू टू दैट रीज़न उनके पास कोई एडिशनल वे नहीं होता था टू अर्न मनी, एंड पोवर्टी एग्जिस्ट कर रही थी फिर भी. नेक्स्ट आता है गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल. यहाँ पे ओनर और टिलर दोनों के बीच में, दोनों अलग अलग थे, एंड वी सॉ के ओनर्स वेर नॉट इंटरेस्टेड एंड टिलर के पास पैसे ही नहीं बचते थे. तो दिस वॉज द अनदर प्रॉब्लम. Agriculture during the British Raj was characterized by the gulf between owner of the soil on the one hand and tiller of the soil on the other. While the owner shared the output, they seldom, that is hardly, shared at the cost of production. They were merely interested in maximizing their rental income. The tiller of the soil were merely given enough for the subsistence. Now, owners को खाली क्या चाहिए था, कैसे अपनी इनकम बढ़े, ज़्यादा इनकम कैसे मिले, बस उनका ध्यान उस पर था. एंड टिलर के पास इतने कुछ पैसे बचते ही नहीं थे कि वो लोग लैंड में कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर पाए. सो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत लो था. यहाँ पे वी हैव गिवन इन डेप्थनेस ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल एंड कंस्पिशियस कंजम्पशन ऑफ द ओनर ऑफ द सॉइल. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाइल टिलर ऑफ द सॉइल while tiller of the soil confronted absolute poverty and accepted indebtedness as their way of life, the owners of the soil indulged in conspicuous consumption. The tiller of the soil viewed agriculture merely as the source of subsistence. The owner of the soil viewed it as an hereditary source of income without investment. See क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिश रूल में फार्मर्स ने इनडेप्टनेस का मतलब क्या होता है, कर्जे में डूब जाना एंड ऑल, तो उन सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था. दे थॉट दैट इट वाज द रियलिटी एंड दे हैव टू फेस इट. वाइल जो ओनर्स थे उनको क्या लगता था कि ये उनके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम है एंड दे कैन यूज़ इट द वे दे वांट. मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स मिलता है वो ओनर्स के लिए लैंड वॉज इन दैट वे. तो उनका बस मेन एम क्या था कि इनकम बढ़ानी है एंड दे हैव टू लिव अ लग्जरियस लाइफ. जबकि जो टिलर्स थे दे वर फेसिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम्स. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. अच्छा, अभी वी ऑल नो कि हमारी कंट्री के अंदर देर इज़ अ रूल मतलब वी कैन से कि फादर की प्रॉपर्टी जो होती है इज़ इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द सन्स. ये हमारी कंट्री में कंटिन्यूसली चला आ रहा है. सो ड्यू टू दैट रीज़न अब क्या होता जा रहा है कि सपोज देर वॉज लाइक 4 जनरेशन पहले, ठीक है, देर वॉज अ मैन, उसके पास एक लैंड था, इट वॉज इनफ फॉर हिज फैमिली, ठीक है, उसके 2 सन्स थे, 2 बेटे थे, लैंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. चलो फिर भी एक लेवल तक दे वर एबल टू सर्वाइव ऑन दैट. फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आया, उसमें 2 बेटों के और 2 बेटे, मतलब जिस लैंड पर पहले ओनली अ सिंगल फैमिली यूज टू सर्वाइव, आज उस लैंड पर 4 फैमिलीज सर्वाइव कर रही है. अगेन नेक्स्ट जनरेशन आया, नाउ 8 फैमिलीज आर सर्वाइविंग ऑन इट. तो धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, लैंड के टुकड़े होते जा रहे हैं. अब जैसे जैसे टुकड़े होते जाएंगे लैंड विल बिकम अनप्रोडक्टिव. ठीक है. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स वेर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड. फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, एक पीस इधर दूसरा पीस इधर, करेक्ट, मतलब यहाँ वहाँ पीसेस थे लैंड के. Accordingly, most land holdings were uneconomic, yielding low output at the high cost. क्योंकि जगह कम थी तो they were uneconomic, यानी खर्चा ज़्यादा करना पड़ता था लेकिन उसके रिटर्न्स में उनको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता था. Land revenue system under the British Raj.
The British government in India introduced a unique system of land revenue. It set up a triangular relationship among the government, the owner of the soil, and the tiller of the soil. This was popularly known as Zamindari system of the land revenue. The distinct feature of this system were the zamindars were recognized as the permanent owner of the soil. So हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था ना ब्रिटिश रूल में कम्प्लीटली डिफरेंट था. देयर वर 3 पार्ट्स. पहले तो गवर्नमेंट दैट इज ब्रिटिशर्स खुद, दूसरे आते थे द ओनर ऑफ द सॉइल और तीसरे आते थे द टिलर ऑफ द सॉइल. सो अब इन लोगों ने सिस्टम कैसा रखा था कि जो ज़मींदार्स थे, द ज़मींदार्स वेर द एक्चुअल ओनर. कौन था ओनर? द परमानेंट ओनर्स वेर द ज़मींदार्स. ठीक है. द ज़मींदार्स वेर टू पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू. ज़मींदार्स को क्या करना होता था? एवरी ईयर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता था गवर्नमेंट को. द ज़मींदार्स वेर फ्री टू एक्सर्ट एज मच एज फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल एज दे कुड. एक बार उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक लमसम पे कर दिया, एक अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद द ज़मींदार्स वेर फ्री. अब उनको जितना टैक्स लेना है टिलर से, फार्मर्स से, उतना टैक्स वो लोग ले सकते हैं. नो वन इज गोइंग टू स्टॉप देम. द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम were alarming for the farmers and the farming. Most importantly, it led to unlimited exploitation of the tiller of the soil by the zamindar. Now ये जो सिस्टम था ज़मींदारी सिस्टम, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा था फार्मर्स को. किसको फेस करना पड़ा था? फार्मर्स को. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? कि अब ज़मींदार्स के पास पावर आ चुका था कि वो जितना चाहे उतना फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. Rates of land revenue were frequently raised by the zamindar, which led to frequent eviction of the tiller of the soil. अब ये लोग क्या करते थे? रेट्स बढ़ा देते थे, गेटिंग टैक्स रेट बढ़ा देते थे. एंड इफ अगर टिलर वो पे नहीं कर पाया तो वो लोग क्या करते थे? टिलर को लैंड से बाहर भी निकाल देते थे. ऐसी सब सिचुएशंस भी होती थी. टिलर वॉज reduced to the status of landless laborer. नाउ एक बार सॉइल से निकाल दिया तो टिलर मतलब जो पहले फार्मर था उसका स्टेटस अब क्या हो गया? लैंडलेस लेबरर. मतलब उसका खुद का लैंड नहीं है, लैंड किसी और का है, वो सिर्फ जाके काम कर रहा है एंड ही इज़ गेटिंग पेड फॉर इट. गेटिंग जो लैंड पहले आपका अपना था, अगर आपने रेंट दैट इज टैक्स पे नहीं किया तो ज़मींदार्स क्या करेंगे? आपका लैंड आपसे छीन लेंगे. और जो पहले आपके पास स्टेटस था ऑफ द फार्मर या टिलर, अब वो स्टेटस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैंडलेस लेबरर में कन्वर्ट हो जाएगा. एज लैंडलेस लेबरर द टिलर मेयरली गॉट सब्सिस्टेंस वेजेस इन काइंड. दैट इज क्योंकि वो लैंडलेस लेबरर्स थे तो उनको सिर्फ क्या मिलता था? दे जस्ट यूज टू गेट सब्सिस्टेंस वेजेस. मतलब सिर्फ उतनी ही इनकम दी जाती थी जितना वो लोग के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और वो भी कैश में नहीं दी जाती थी. इट वॉज गिवन इन काइंड, मतलब ग्रेन्स के फॉर्म में उसको दिया जाता था. बैकवर्डनेस ऑफ टिलर मेंट दैट दे हैड नो मीन्स एंड लिटिल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर. द ज़मींदार्स ऑन द अदर हैंड लेड टू लैविश लाइफ स्टाइल एंड स्पेंड ऑल देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरीज ऑफ लाइफ. इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टोटली नेग्लेक्टेड. ना हमने देखा लैंडलेस लेबरर है बेचारा, उसके पास खाने के लिए भी प्रॉपर फूड नहीं है, तो हाउ ही इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द लैंड? तो वो तो इम्प्रूव नहीं कर सकता. ऑन दी अदर हैंड जो ओनर थे दे वेर लाइक बिजी इन लिविंग दर लग्जरियस लाइफ, तो वो लोग भी लैंड के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे. एंड ड्यू टू दैट रीज़न एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा था. सो दिस वॉज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. और उसका इफेक्ट क्या हुआ वो हमने देखा. ज़मींदारी सिस्टम की वजह से लैंड इम्प्रूवमेंट कंप्लीटली नेग्लेक्ट हो रहा था. फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर. Commercialization of agriculture refers to shift from cultivation for self consumption to the cultivation for the market. अब यहाँ पे क्या कर रहे थे? ज़बरदस्ती मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवा रहे थे. Farmers were forced to shift to commercial crop, that is indigo in particular, from the conventional subsistence crop like rice and wheat. Now क्या किया था ये लोग ने? फार्मर्स को फोर्स किया था टू ग्रो इंडिगो rather than rice.
रीज़न क्या था? बिकॉज इंडिगो वॉज डिमांड इन ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन में इंडस्ट्री शुरू हुई थी एंड डाइंग के लिए, डाई करने के लिए, कलर करने के लिए दे नीडेड इंडिगो. सो इसीलिए क्या किया था, इंडिया में इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़वा दिया था. एंड उसके साथ में राइस प्रोडक्शन होता है, मतलब एट द टाइम जब राइस ग्रो होता है सेम टाइम पर इंडिगो भी ग्रो होता है. बट ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली क्या किया, इंडिगो का प्रोडक्शन करवाया रेदर देन राइस. इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन फॉर डाइंग और ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल. सो पहला चीज़ क्या किया, फार्मर्स वेर फोर्स टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप, दैट इज इंडिगो ग्रो करने के लिए उनको फोर्स किया. The farmers were either lured or forced to accept advance payment for the cultivation of indigo. It exposed the subsistence farmer to uncertainties of the market. अब ये लोग ने क्या किया कि फार्मर कोई भी कंडीशन में राइस ग्रो नहीं करे, इसलिए ये लोग क्या करते थे, पहले ही एडवांस दे देते थे कि दिस इज़ योर एडवांस, यू हैव टू ग्रो इंडिगो. अब कुछ भी हो, मार्केट का कंडीशन कितना भी वर्स्ट हो, इंडिगो के लिए उनको प्राइस मिले या नहीं मिले, कितना भी कम प्राइस मिले, बेचारे फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स फोर्सफुली उनको एडवांस देकर कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते थे. एंड एक बार कॉन्ट्रैक्ट में लिया तो ज़बरदस्ती बेचारे फार्मर्स हैड टू ग्रो द इंडिगो. While earlier they would grow grains for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market. But they would seldom have cash owing of their mounting indebtedness. Consequences: perpetual indebtedness of the farmers and the perpetual stagnation of the farming. अब पहले क्या होता था, बेचारे फार्मर्स क्या करते थे, अपनी फैमिली के लिए जितना फूड ग्रेन्स चाहिए वो खुद ग्रो कर लेते थे और उनको कैश की ज़रूरत नहीं होती थी. बट नाउ उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको इंडिगो ग्रो करना पड़ रहा था. इफ़ दे वर ग्रोइंग इंडिगो तो उनके पास राइस वीट कुछ भी नहीं था. अब उन्हें राइस और वीट क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा. खरीदने के लिए दे नीडेड मनी, और पैसे उनको बार बार किससे लेने पड़ते थे, ज़मींदार से पैसे लेने पड़ते थे. जिसकी वजह से उनका जो इनडेप्टनेस था, दैट इज़ कर्जा जो था, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा था. Briefly, on the eve of Indian independence, agriculture was both backward as well as stagnant. Backward of agriculture is explained in the following factors. पहला तो प्रोडक्टिविटी लो, अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस, है ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, एंड स्टेगनेंट होल्डिंग, मतलब छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े थे. एंड स्टेग्नेशन के रीजंस क्या थे, मतलब ये दोनों के रीजंस को क्लासीफाई किया. अभी हमने ऊपर जो पढ़ा वही रीजंस है, बस सिर्फ डिवाइड किया है कि बैकवर्ड क्यों था इंडियन इकोनॉमी, क्यों इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम था अपना, अनसर्टेनिटीज़ ज़्यादा थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा होती थी, एंड होल्डिंग्स वेर स्मॉल. एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी क्यों थी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल. देन ब्रिटिशर्स का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था एंड जो फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन किया था, ये चार रीजंस की वजह से, तीन रीजंस की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टेगनेंट. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग को एक शॉर्ट में दिया हुआ है कि एट द टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे, उस टाइम पे इंडिया की क्या कंडीशन थी इंडियन एग्रीकल्चर की, उसके बारे में हमें दिया है. सो बैकवर्ड, स्टेगनेंट एंड नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शार्पली कॉन्ट्रास्टेड विद द प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड थी, स्टैगनेंट थी, चेंज नहीं हो रही थी. ब्रिटिशर्स के पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. उनके आने के पहले इंडियन एग्रीकल्चर बहुत बेटर था. प्रायर टू द ब्रिटिश राज इन इंडिया, रूरल इंडिया was described as the system of self-contained village communities. This village communities included farmers and the functionaries. क्या बोला है, ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडियन विलेजेस वे सेल्फ कंटेन्ड, मतलब उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था. वॉट एवर दे नीडेड वो सब उनके विलेज में प्रेजेंट होता था. द फार्मर्स वेर एंगेज इन द क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग, while the functionaries would render essential service like that of blacksmith, goldsmith, washerman and shoemaker.
अब इंडियन विलेजेस में क्या थे, 2 ग्रुप्स थे, एक था फार्मर्स का ग्रुप और एक था फंक्शनरीज का ग्रुप। फार्मर्स एग्रीकल्चर के काम में रहते थे या फिर डेयरी वर्क करते थे, दैट इज़ कैटल फार्मिंग करते थे। एंड जो फंक्शनरीज होते थे जैसे वो बाकी की सर्विसेज देते थे, लाइक गोल्ड स्मिथ हुआ, शू मेकर हुआ, वॉशरमैन हुए, यानी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे लोग। There was no intermediaries like zamindar between the state and the farmer. The farmer would pay land revenue directly to the king. Now Britishers के आने के पहले ऐसा जमींदार जैसा कुछ सीन ही नहीं था, है ना। फार्मर्स डायरेक्टली टैक्स किसको देते थे, किंग को देते थे। Prosperity and stability were the key characteristics of the life in rural India. Thus, the French traveler Bernier described Bengal in the 17th century richer than Egypt, producing amply for self-consumption and exporting in abundance. इंडियन इकोनॉमी जो इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन इकोनॉमी जो थी वो प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानी जाती थी बिफोर द ब्रिटिश रूल, है ना। यहाँ पे इट इज़ अ थॉट के बंगाल वॉज रिचर देन इजिप्ट। दिस शोज के बंगाल इंडिया का जो एक प्रोविंस था वो भी बाकी की कंट्री, मतलब इट वॉज कंपेयर्ड कि हम लोग बहुत रिच थे, जितना भी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए था वो हम प्रोड्यूस करते थे और हमारे पास सरप्लस होता था, हम उसको एक्सपोर्ट भी करते थे। एंड ये सब किसके पहले था, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। सो ये था हमारा फार्मिंग का कंडीशन। अब देखते हैं हम लेट्स सी के हमारी इंडस्ट्रीज़ का क्या सिचुएशन था व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। हाँ, systematic deindustrialization. In the in the term that describes the status of industrial sector owing the British rule, it implies 2 things: decay of world famous traditional handicraft industry owing to discriminatory policies of the British government, and bleak growth of modern industry owing to lack of investment opportunities. क्या बोला है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को बहुत सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जब हम नई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जब ऑलरेडी जो सेट इंडस्ट्रीज़ है जब हम उनको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत प्लानिंग के साथ बहुत सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। इसमें 2 चीज़ें वापस दी हुई है। पहला, हमारी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री सेटअप थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट इज़ हमारा हैंडीक्राफ्ट, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दूसरा, न्यू इंडस्ट्रीज सिर्फ नाम के लिए ग्रो की, प्रॉपर तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होने ही नहीं दिया। सो दिस वर द 2 वेज जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया था। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, handicraft in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality, but the British Raj contributed to their decay. It was owing to discriminatory economic and political policies pursued by the British government. Following points may be taken into regard. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिश के आने के पहले यू कैन सी हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, लेकिन हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा क्रेडिट जो है वो हम किसको दे सकते हैं, ब्रिटिशर्स को, बिकॉज दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड आर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कैसे डिस्ट्रॉय किया? यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप क्या था टू डिस्ट्रॉय इट? द फर्स्ट स्टेप वॉज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। सबसे पहला टॉपिक क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मतलब उन लोगों ने जो टैक्सेस थे वो ऐसे रखे कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाए। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसाइंड विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। The British found India as the best source of raw material as well as the best market for their industrial product. Accordingly, a discriminatory tariff policy was pursued. क्या दिया हुआ है कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल एंड जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी वो दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट साथ में हुई थी। सो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया वॉज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड उसके साथ साथ में उनके फिनिश गुड्स को ख़रीदने के लिए एक मार्केट भी उनको इंडिया में मिल गया था। सो उन्होंने क्या किया,
टैरिफ पॉलिसीज ऐसी बिल्ड की जिससे इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए. टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया. क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल टैरिफ फ्री दैट इज टैक्स फ्री लेकर गए ताकि सस्ते मिल जाए, एंड यहाँ पे फिनिश गुड्स उन्होंने टैक्स फ्री बेचे ताकि हमारी मार्केट को वो लोग कैप्चर कर पाए. हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं हम उनके प्रोडक्ट्स ना खरीदे और हम ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स खरीदे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स पे कोई टैक्स रखा ही नहीं ताकि उनका रेट चीपर हो जाए. बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. उन्होंने क्या किया, दे न्यू कि हमारे हैंडीक्राफ्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगा दिए ताकि वो महंगे हो जाए एंड वर्ल्ड में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बिकना कम हो जाए. As the consequences, while the British products started gaining their Indian market, the Indian handicraft products started losing their domestic as well as foreign market. Decay of handicraft was the end result. अब इसका नतीजा क्या निकला कि ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट थे वो इंडियन मार्केट में फेमस होते जा रहे थे क्योंकि सस्ते थे, एंड इंडिया के जो प्रोडक्ट थे उसके लिए इंडियन मार्केट भी ख़त्म हो चुका था एंड फॉरेन कंट्री में भी हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे, एंड ड्यू टू इट हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था वो कम्प्लीटली एंड हो गया. डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोड्स. यूजुअली क्या होता है, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो राजा महाराजाज एंड प्रिंसली कोड्स होते हैं वो लोग परचेस करते हैं, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद द किंग, द नवाब्स, ये सब भी कम होते गए एंड हमारे हैंडीक्राफ्ट को परचेस करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा लोग नहीं बचे. Prior to the British rule, Nawabs, Rajas, Prince and the Emperors ruled different parts of the country. They used to patronize the handicraft because of which the Indian handicraft industry had acquired international reputation. The beginning of the British rule implied the end of princely codes. Consequently, the handicraft started decaying. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया को कौन रूल करता था, द नवाब्स, द राजा, द प्रिंस, द एम्परर्स, और ये लोग सब जो थे वो हैंडीक्राफ्ट के बहुत फाउंड थे, मतलब दे यूज टू बाय इट, एंड उसके साथ साथ में हैंडीक्राफ्ट को फेमस करने में राजाज एंड नवाब्स का भी बहुत बड़ा हाथ था इंटरनेशनल करने में. लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया आए धीरे धीरे करके दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स. उनके आने के बाद जो राजा नवाब्स थे वो सब ख़त्म होते गए, वो ख़त्म होते गए तो धीरे धीरे करके जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री में वो भी ख़त्म होने लग गई. कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट. अच्छा, वी ऑल नो कि मशीन मेड प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट को अगर हम कंपेयर करें तो मशीन मेड प्रोडक्ट जल्दी बनते हैं, चीप होते हैं एंड क्वांटिटी में बनते हैं, ठीक है, एंड हैंडीक्राफ्ट ऑन द अदर हैंड दे टेक टाइम, दे आर एक्सपेंसिव एंड मतलब व्हाट वी कैन से कि हम उतना क्वांटिटी में नहीं बना सकते उनको. मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन वेर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड गेव अ स्टिफ कॉम्पिटिशन टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन इंडिया. Also, machine-made product out-excelled Indian handicraft product in precision and quantity. Competition forced the Indian craftsmen to shut down their enterprise. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि मशीन मेड प्रोडक्ट लो कॉस्ट में होते थे, जल्दी बनते थे, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, एंड ये कंपटीशन इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट था वो फेस नहीं कर पाया, एंड ड्यू टू दैट रीज़न हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बंद करना पड़ा था. New pattern of demand. Owing to the impact of British culture, a new class emerged in India which was meant to adopt the Western lifestyle. This changed the pattern of demand against the Indian products and in favor of the British product. In the process, the Indian industry tended to perish or finish. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स आए, they brought their culture, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर वो अपने साथ लेकर आए. अब वेस्टर्न कल्चर है तो प्रोडक्ट्स, मतलब अगर हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते हैं तो हमारा क्लोथिंग, हमारा फूड, हमारे बाकी के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब चीज़ें भी चेंज हो जाती है ना. इंडियन ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स या इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ हुए वो भी डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न क्लोथ. तो जैसे जैसे
इंडियंस वेस्टर्नाइज होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी डिमांड चेंज होती जा रही थी। एंड उनकी डिमांड को कौन फुलफिल कर पा रहा था? द ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे एंड इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो थे उनका डिमांड कम हो गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. With the introduction of railways, size of the market for the low-cost British product tended to expand while it started shrinking for the high-cost Indian product. This hastenated or quickened the process of decay of the handicrafts. अब धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे? इंडियन रेलवेज इस्टेब्लिश हुए। रेलवे इस्टेब्लिश होने की वजह से अब ब्रिटिशर्स वेर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, उनका प्रोडक्ट पूरी कंट्री में बिकने लगा, डिमांड उनके प्रोडक्ट की बढ़ने लग गई। एंड ऑन द अदर हैंड, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट एक्सपेंसिव था तो लोग उस प्रोडक्ट को अब नहीं खरीद रहे थे। एंड दिस वाज अनदर रीज़न जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट डीके हुआ। ब्रीफली, the British government converted the Indian economy into a colonial market for the British industrial goods, implying exploitation of the Indian market as a source of raw material, a destination of demand for the British product. In the process, handicraft industry in India was finally perished. क्या दिया हुआ है कि ये सब करके Britishers were finally able to convert इंडियन इकोनॉमी एज द कॉलोनियल मार्केट, जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया वाज द प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट, करेक्ट। मतलब वहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलेंगे और हम अपने फिनिश गुड्स बेच सकते हैं। बेसिकली इंडिया उनके लिए ऐसा एक कॉलोनी बन चुका था जहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी इजीली मिल जाते हैं एंड ब्रिटिशर्स को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट भी मिल गया। एंड बाय दिस द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज कम्प्लीटली डीके, ख़त्म हो चुका था। ओके, ये हमने पढ़ा। हमने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि पहला क्या था, डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और दूसरा क्या था, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मतलब ये तो ख़त्म हुआ लेकिन हमारी कंट्री में जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो भी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हुई थी। लेट्स सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, notional. Okay, under the British Raj, modern industries saw only a bleak growth. It was only in a second half of 19th century that the modern industries showed its emergence. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिश राज में मॉडर्न मतलब हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को तो उन्होंने बंद कर ही दिया था, लेकिन हमारी कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्री का भी इतना अच्छा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ था, सिर्फ नाम के लिए वी हैड इंडस्ट्रीज। 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। पहला, some industries were established by the private entrepreneurs. This include iron and steel industry, sugar, cement and paper industry. So पहली की चीज़ क्या दी हुई है कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में देयर वेर फ्यू इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप हुई थी। पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप की थी, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील विच वाज फाउंडेड इन 1907। एंड दूसरा हमें दिया हुआ है शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री, ये इंडिया में सेटअप हुई थी आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। The state participation in the process of modern industrialization was very limited. It confined only to the areas which would enlarge the size of the market for British product in India. These areas include railways, power generation, development of ports and the means of communication. अब गवर्नमेंट दैट इज़ ब्रिटिशर्स ने हर जगह पर हमारी मदद नहीं की, दे जस्ट पार्टिसिपेटेड जहाँ पर उनको फ़ायदा था। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया क्योंकि उसकी वजह से उनको मार्केट का साइज़ मिल रहा था, दे वर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द लार्जर एरिया, तो इसलिए उन्होंने रेलवेज़ में मदद की, रेलवेज़ को एक्सपांड किया, पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई उन्होंने, पोर्ट्स डेवलप किए ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो सके, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किए क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट था फॉर देयर बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ वहीं पार्टिसिपेट किया जहाँ पर उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे। देयर वॉज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वर्थ द नेम। Capital good industry produces goods like machine and industrial plant which are used for further industrialization. In the absence of this, industrialization in India remained lopsided.
सो थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, है ना, मतलब मशीन एंड ऑल, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी जो मशीन्स वगैरह प्रोड्यूस करती हो। ओके, सो ड्यू टू दैट रीज़न कि अगर आपको अब कोई भी नई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मशीन्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मशीन्स इंपोर्ट करने के अगर आपको मिल गई तो यू विल बी एबल टू स्टार्ट द इंडस्ट्री, नहीं मिली तो यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट। सो इसकी वजह से इंडिया में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो थोड़ा किसी एरिया में, मतलब देर वॉज डेवलपमेंट एंड इन दी अदर एरिया देर वॉज नो डेवलपमेंट। सो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्या दिया है कि इंडस्ट्रीज सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट की थी। ओके, पहला क्या है, ओनली इंडस्ट्रीज वेर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट ने सिर्फ उन इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट किया था जिससे उनको बेनिफिट होगा, ठीक है, जैसे पावर जनरेशन, रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। एंड तीसरा, देर वॉज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। ब्रीफली ओके, अभी यहाँ पे इन शॉर्ट हमको दिया हुआ है कि एग्जैक्टली इंडियन इंडस्ट्री के साथ में क्या हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रीफली, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिवील्ड 4 कोर कैरेक्टर्स पॉइंटिंग टू द बैकवर्डनेस एंड लिमिटेड ग्रोथ। पहला क्या है, 4 पॉइंट्स दिए हुए जो शो करता है कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज कम्प्लीटली बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। Handicraft industries were systematically destroyed by the British government. It was largely owing to the discriminatory tariff policy of the British government. Handicraft को completely उन लोगों ने क्या कर दिया था, destroy कर दिया था, and किसकी मदद से, by discriminatory tariff, मतलब taxes सबके लिए अलग अलग, import export duty सबके लिए अलग अलग रख के। Modern industry showed a bleak expansion, मतलब बहुत slow expansion था उनका. It was by and large restriction to the expansion of railway. It helped expansion of the Indian market for the products. अभी क्या हुआ कि only the railway was the industry जो expand हुआ था, जिसकी वजह से Indian market it helped expansion of the Indian market for the products. Now बाद में after independence we got the benefit of railway कि हम अपने products को बेच पा रहे थे. Capital good industry, which is the core element of industrial growth, was almost नॉन एग्जिस्टेंट। हमारी कंट्री में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नाम के लिए भी नहीं थी। वाइल द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री दैट इज हैंडीक्राफ्ट वॉज डीकेइंग, मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन्ड इन दैन इन्फेंट स्टेज, मतलब अभी अभी जो बॉर्न हुई है, अभी अभी जो स्टार्ट हुई है उस स्टेज पर थी। दिस अगेन पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच वॉज लिटिल और नो एविडेंस ऑफ द डायनामिक चेंज। सो बाय दिस वी कैन से कि इंडियन इकोनॉमी इस वजह से बैकवर्ड थी एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे देयर वर नो चांसेस कि ये इम्प्रूव भी होगा। सो यहाँ पे हमने इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ख़त्म किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।